अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और हम केमिस्ट्री 9th क्लास पढ़ रहे थे, तो हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। मैं अभी तक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने मेरे लेक्चर नहीं सुने अभी तक, तो मेरे चैनल पे जाके मेरी पिछले लेक्चर्स की वीडियो सुने, समझें और देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रहे कि जो पॉइंट्स मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ, अगर आप यही पॉइंट्स ज़हन में रख लेंगे, इनको याद कर लेंगे, तो आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। और आपकी बुक के अंदर जैसा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, ये 2 पेजेस के अंदर लिखा हुआ है, बहुत लेंथी टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन मैंने उसको बड़ा सिंप्लीफाई करके जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं, ताकि आपको समझ आए जो पॉइंट समझने वाले हैं, और आप इसी को याद करके अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। आपने जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, जो मैं पॉइंट्स लिखता हूँ, वो भी लाजमी नोट कर लेने हैं, और आपने वो भी अगर याद कर लेंगे और आपको याद करने में आसानी होगी, और लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक पढ़ते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। रदरफोर्ड ने क्या एटॉमिक मॉडल पेश किया। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट किया, और उसने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर गोल्ड फॉइल्स ली, गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड की एक रिंग सर्कुलर फॉर्म की प्लेट्स थी। अगर मैं आसान वर्डिंग में बताऊं, जिस तरह मैंने ये शो की है, दीज आर द गोल्ड फॉइल। ठीक है, एक सर्कुलर फॉइल थी, गोल्ड की बनी हुई थी, जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई हुई थी। अब उसने क्या किया, उसने बम्बार्डमेंट करवाई अल्फा पार्टिकल्स की उन गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ वो हम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम, जो आपका एटम है, जो एलिमेंट है, उसके न्यूक्लियर को हम कहते हैं। और अल्फा पार्टिकल कहाँ से आता है? अल्फा पार्टिकल आता है, उसका सोर्स क्या है? पोलोनियम और रेडियम। These are two radioactive elements which emit alpha particles. इनके अंदर से रेडिएशन इमिट होती है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एमसीक्यूज के लिए एंटी टेस्ट के अंदर पूछा जाता है कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आइसोटॉप्स के अंदर भी, और वो रेडिएशन एमिट करते हैं। अब रेडिएशन 3 तरह की होती है, अल्फा, बीटा, गैमा। अब उन रेडिएशंस के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अल्फा, बीटा, गैमा में से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो अल्फा रेडिएशन हैं, उनकी बम्बार्डमेंट करवाई इन गोल्ड फॉइल के ऊपर। और जब बम्बार्डमेंट हुई तो क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि जब बम्बार्डमेंट हुई, तो ये देखिए, ये अल्फा पार्टिकल्स कुछ, ये देखिए जो स्ट्रेट लाइन में शो कर रहा हूं मैं, वो उन गोल्ड फॉइल के अंदर से पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड, और कुछ जो है वो, कुछ ने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की। अब ये क्यों डिफ्लेक्शन हुई मैं आपको बताता हूं इसके बाद। कुछ पूरा का पूरा रिपेल बैक हो गए, यानी कि टकरा के उस गोल्ड फॉइल को वापस आ गए, और कुछ की लार्ज डिफ्लेक्शन हुई, कुछ टकरा के काफी बड़े एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए। अब लार्ज डिफ्लेक्शन से क्या मुराद है कि जब वो इस गोल्ड फॉइल को टकराया, तो काफी बिग एंगल, काफी बड़े एंगल के ऊपर उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। डिफ्लेक्शन मींस चेंज ऑफ डायरेक्शन। कुछ जो है वो टकरा के वापस आ गए, दे रिपेल्ड बैक। और कईयों की स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई। स्मॉल डिफ्लेक्शन के बाद काफी स्मॉल एंगल के ऊपर उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, और कुछ जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास उसके अंदर से गुजर गए। तो ये रिजल्ट निकला। जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने ये 4 ऑब्जर्वेशन रखी कि कुछ पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्ट, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास आउट हो गए, कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन हुई, कईयों के लार्ज एंगल्स पे, और कुछ पार्टिकल्स रिपेल बैक हो गए। सो अब अगला जो हेडिंग है लॉन्ग क्वेश्चन में आपने लिखनी है, वो है ऑब्जर्वेशन। शॉर्ट क्वेश्चन पे आता होता है, व्हाट आर द 2 ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स थे, वो अनडिफ्लेक्टेड पास आउट हो गए उस गोल्ड फॉइल के अंदर से। अब इसमें भी देखिए, मैंने जो मेजॉरिटी पार्टिकल्स बनाए हुए हैं, वो उसके अंदर से स्ट्रेट जा रहे हैं, यानी कि अनडिफ्लेक्टेड इसके अंदर से पास आउट हो रही है। देखिए मेजॉरिटी मैंने शो किए हुए हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो मेजॉरिटी पार्टिकल्स थे, उन्होंने विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एज इट इज उस गोल्ड फॉइल के अंदर से पास हो गए। और अगर उसने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल 20,000 पार्टिकल्स थे जो आपने थ्रो किए थे, जो बम्बार्ड किए थे उस गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उसमें से कुछ, सिर्फ कुछ बाउंस बैक करके, फ्यू बाउंसेस बैक, कुछ पार्टिकल देखिए यहां टकरा के वापस आ गए। तो ये उसने ऑब्जर्वेशन किया। कुछ की डिफ्लेक्शन हुई स्मॉल एंगल के ऊपर भी, और लार्ज डिफ्लेक्शन भी हुई बड़े एंगल के ऊपर भी। अब इस ऑब्जर्वेशन जो हमने देखी, जो मैंने आपको बताया कि 4 चीजें हुई एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इससे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, क्या रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट पढ़ते हैं।
तो ये मैंने 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं रिजल्ट के, आपकी बुक में लंबा लिखा हुआ है, आप सिर्फ ये 6 पॉइंट्स याद रख लेने हैं, आप समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। सो एटम इज एम्प्टी। अब किस तरह पता चला एटम एम्प्टी है? अब देखें, अब मेजॉरिटी, मैंने ऑब्जर्वेशन में पहला पॉइंट था कि मेजॉरिटी पास अनडिफ्लेक्टेड। अगर मेजॉरिटी पार्टिकल इसके अंदर से अनडिफ्लेक्टेड गुजर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक चीज कब डिफ्लेक्ट होती है कि जब उसके सामने कोई चीज होगी। अब अगर एक चीज जा रही है, उसके रास्ते में कोई चीज नहीं आएगी तो वो स्ट्रेट जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इसका क्या मतलब है कि जहां जहां से ये पार्टिकल गुजरे, इसका मतलब इनके रास्ते में कोई ऐसी हिंड्रेंस नहीं आई, स्पेस थी जिसके अंदर से गुजर गए और विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन ये पास हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि मेजॉरिटी अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए, तो इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी एटम क्या है, एम्प्टी है। उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके साथ वो टकराते और अपनी डायरेक्शन को चेंज करते, अल्फा पार्टिकल। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कुछ एटम जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए, स्मॉल डिफ्लेक्शन भी हुई, लार्ज डिफ्लेक्शन भी हुई। इसका मतलब ये देखें कि जो पॉजिटिव पार्टिकल यहां से गुजर रहा था, जो पॉजिटिव पार्टिकल देखें जो यहां से गुजरा, वो इस यहां से गुजरा तो स्पेस थी, कुछ भी नहीं था। यहां से गुजरा, देखिए देखिए यहां से गुजरा, कुछ भी नहीं है, तो वो सीधा चला गया। अब जो यहां से गुजर रहा है, अगर उसके रास्ते में न्यूक्लियस आ जाएगा, तो क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब उसके साथ वो लगेगा और दोनों में पॉजिटिव चार्ज होगा, दो तो एक दूसरे को रिपेल करके डिफ्लेक्ट कर देगा, उसका एंगल चेंज कर देगा। सो अगर ये आपके पास एक न्यूक्लियस है और ये आपके पास अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो जब इसके स्ट्राइक करेगा, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको टकरा के ये इसने एंगल चेंज कर दिया आपका। सो जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस की डायरेक्शन में जा रहे होंगे या न्यूक्लियस के एजेस के साथ टकराएंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी प्रोटॉन है, तो वो उसको रिपेल करेगा और रिपेल करके उसकी जो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। सो इस वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल की स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई और कुछ अल्फा पार्टिकल्स की लार्ज डिफ्लेक्शन हुई। तो इस डिफ्लेक्शन से क्या पता चला कि जो एटम है उसका जो सेंटर है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उस सेंटर को नाम दिया गया न्यूक्लियस का। अच्छा, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। अब जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में जाके हिट किए, तो वो सेंटर में हिट करके रिपेल बैक वापस आ गए। वो ना उनकी डिफ्लेक्शन हुई, ना वो स्ट्रेट पास आउट हुए, वो रिपेल बैक हो गए। इसका मतलब जो मिड ऑफ द न्यूक्लियस के साथ टकराएंगे वो रिपेल बैक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत डेंस है और बहुत हार्ड है। अगर डेंस और हार्ड ना होता तो इसकी भी डिफ्लेक्शन हो जाती है, ये इसके अंदर से पास कर जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस डेंस था, हार्ड था, तो वो अल्फा पार्टिकल जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस को हिट किए वहां से उसको हिट करके रिपेल बैक हो गए। तो इससे क्या पता चला, न्यूक्लियस क्या है, डेंस और हार्ड है। चौथा पॉइंट, वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि अब 20,000 में से मेजॉरिटी सारे के सारे तो अनडिफ्लेक्टेड निकले, कुछ जो है वापस आए या डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब बहुत छोटी सी स्पेस है जो न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई की हुई है, जिसको अल्फा पार्टिकल हिट करके या तो डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं या रिपेल बैक हो रहे हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। पांचवा पॉइंट, अब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो शेल्स हैं उसके इर्द गिर्द उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। एज अ रिजल्ट, एज अ होल एटम इज अ न्यूट्रल। और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, जिसको जो न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन दे रहा है और न्यूट्रॉन भी उसके अंदर मौजूद है, और एज अ होल इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियॉन का। सो दीज आर द रिजल्ट्स। ये 6 पॉइंट्स जो आपके रिजल्ट्स अंदर लिखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड के बोर्ड के अंदर खाली रिजल्ट्स भी लॉन्ग पूछे जाते हैं और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट भी आ जाता है। उसके बाद डिफेक्ट्स हम पढ़ते हैं कि क्या लिमिटेशंस थी, क्या खामियां थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मस्ट है, बोर्ड में आता ही आता है, हर साल रिपीट होता है, आपने इसको याद कर लेना। 2 पॉइंट्स बुक में लिखे हुए हैं, मैं आपको समझा देता हूं। तो पहला पॉइंट क्या है कि बोहर ने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करते रहते हैं। तो क्या डिफेक्ट हुआ इसका, इसमें क्या खराबी थी, क्या खामी थी? अगर
इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करते रहें, तो जैसे एनर्जी एमिट करेंगे तो उसके बाद उनकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, और जब एनर्जी कम होगी तो वो अपने शेल से नीचे वाले शेल में आना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएंगे और एज अ रिजल्ट एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। सो ये लिमिटेशन थी, ये रदरफोर्ड ने बात जो है वो ठीक नहीं बताई, तो इसको हमने डिफेक्ट कंसीडर किया कि दिस इज अ डिफेक्ट इन रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो एटम कोलैप्स कर जाता, क्योंकि जब एनर्जी एमिट करते तो उसकी एनर्जी कम होते होते वो अपने शेल से नीचे आते आते अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाते और एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता। तो असल में ऐसा नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आप इसको स्पेक्ट्रम के अंदर अगर अगर हम रदरफोर्ड की बात मान लें या रदरफोर्ड की बात मान ली जाए कि एटम्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं, तो जब उसको हम स्पेक्ट्रम के अंदर स्टडी करेंगे तो एटम का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब स्टडी किया गया, तो जो एटम का स्पेक्ट्रम था वो लाइन स्पेक्ट्रम था। इसका मतलब क्या है कि एटम कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट नहीं करते, वो लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहे हैं। सो दीज आर द टू डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड का मस्ट है, आपने इसको याद करना अच्छे तरीके से, लास्ट में पूछा जाता है। और ये एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इंट्रोडक्शन, फिर डायग्राम, फिर ऑब्जर्वेशन के 2 पॉइंट्स, फिर रिजल्ट्स के 6 पॉइंट और डिफेक्ट्स के 2 पॉइंट आपने ऐसे ही लॉन्ग अटेम्प्ट करना है। कभी कभार ये 2 पार्ट्स के अंदर भी पूछा जाता है, या खाली एक्सपेरिमेंट पूछ लिया जाता है, या खाली रिजल्ट्स पूछ लिए जाते हैं, डिफेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे और अगले 3 से 4 लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारे लेक्चर्स अच्छे से सुनें और समझें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।